हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम बात कर रहे थे फैमिली, हमारे क भाग की, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य, जिनसे आप सभी परिचित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं परिवार के कार्य। देखिए, जो परिवार की संरचना है या सदस्यों की संख्या कैसी भी हो, कई एकल परिवार होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, है ना, विस्तृत परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, और कई परिवारों में सदस्यों की संख्या कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है, परिवार का स्थान कहीं अलग होता है। कैसी भी ये स्थितियाँ हों, लेकिन ये जो संस्था, हम किसकी बात कर रहे हैं, परिवार की, ये अपने सदस्यों, विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ अनिवार्य कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन कौन से हैं वो अनिवार्य कार्य? सबसे पहले नंबर पे है पालन पोषण करना। देखिए, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे हमारा यानी बच्चों का पालन पोषण परिवार में होता है। सभी परिवार दंपति के जीवन यापन, संतान उत्पन्न करने और वंश को आगे बढ़ाने के लिए विधि सम्मत आधार प्रदान करते हैं। देखिए, आप सब एक फैमिली में रहते हैं, आपका वहाँ पालन पोषण होता है, आपकी देखभाल होती है, आपको वहीं सहयोग मिलता है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, उसके बाद वो बच्चे संतान उत्पन्न करते हैं, वंश आगे बढ़ता है। तो ये सारे कार्य कहाँ पर होते हैं? परिवार में, यानी कि फैमिली में। आप अपने बचपन के किसी भी एक्सपीरियंस को याद करो, आपको पता चलेगा कि आपका जो परिवार है, उन्होंने आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपका पालन पोषण किया है। बच्चों देखिए, हमें इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं है कि एक बच्चे का पालन पोषण करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम खुद पेरेंट्स नहीं बन जाते, जब तक हम खुद माता पिता नहीं बन जाते, जब तक हम पे ये जिम्मेदारी नहीं आ जाती कि किसी बच्चे का पालन पोषण करना है, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि एक बच्चे का पालन पोषण करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, अपनत्व की भावना को बढ़ावा देने में देखभाल के माध्यम से भावात्मक ज़रूरतों का प्रावधान भी उतना ही महत्व रखता है। देखिए, जब तक किसी बच्चे में अपनत्व की भावना, आपने देखा होगा फैमिली में हम कुछ चीज़ों पर अपना हक जमाते हैं बचपन से ही, ये तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, इसी को हम क्या कहते हैं? अपनत्व की भावना। तो इस भावना को बढ़ावा देने में देखभाल के माध्यम से, यानी बच्चे की देखभाल भी की जाती है और उसकी भावात्मक ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दूसरों द्वारा चाहे जाने और प्यार पाने की आवश्यकता कम नहीं होती है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसको लगता है मुझे सभी प्यार करें, मुझे सभी चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए, ये भावना कम हो गई। हम बड़े होते जाते हैं तो ये भावना भी हमारे साथ साथ चलती रहती है। ये भावना कभी कम नहीं होती कि मेरे परिवार के सदस्य, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ठीक है, मुझे कम प्यार करेंगे तो चलेगा, नहीं। हम हर उम्र में चाहते हैं कि आपका परिवार आपसे प्यार करे और आपको चाहे। तो ये देखिए, अपनत्व और प्यार की आवश्यकता हर उम्र में रहती है। बस फ़र्क क्या होता है, जो अभिव्यक्ति है और उद्गार है, उसके जो तरीके हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं और जो उद्गार है, वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि एक किशोर लड़के को पालन पोषण की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब एक लड़का है वो किशोरावस्था में आ गया, मैंने आपको बताया था ना किशोरावस्था कब से कब तक चलती है, जल्दी से याद कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए और फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो जब एक लड़का किशोर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अब उसको बहुत ज़्यादा पालन पोषण की आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके जो शरीर में फिजिकल जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो स्वायत्तता, जो फ्रीडम वो चाहता है, उसके कारण ऐसा लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर उम्र में बच्चे को प्यार की और दुलार की आवश्यकता होती है। उसे भी देखभाल करने वाले और स्नेहपूर्ण परिवार की आवश्यकता होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक किशोर बालक की, जिसे देखकर लगता है कि अब उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये मिथ्या है, उसे भी देखभाल की आवश्यकता होती है।
दादी भी अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने नाती पोतों का बेसब्री से इंतज़ार करती है। देखिए, ये वैसे वैसा होता है फैमिली में, जिस तरह से बच्चों को बड़ों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से बड़ों को भी बच्चों की आवश्यकता होती है। देखिए, पहले हम जब युवा होते हैं, हम काम पर जा रहे हैं, घर के काम में बिज़ी हैं, तब हमें खालीपन का उतना एहसास नहीं होता। लेकिन एक उम्र के बाद जब हम अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, हमारा शरीर ज़्यादा साथ नहीं देता, हम घर के काम भी ज़्यादा नहीं कर पाते, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि बच्चे घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, बड़े उम्र के जो आदमी होते हैं, यानी जब हम दादी, दादा, नानी, नाना इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ बेसब्री से इंतज़ार होता है अपने पोते पोतियों का, नाती का, नातिन का, है ना। इसलिए कहा भी जाता है ना कई बार कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो आपके जो दादी दादा होते हैं, आपके जो नानी नाना होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये सच भी है कि वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। इसलिए वो अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने नाती का, नातिन का, पोती पोतों इत्यादि का इंतज़ार करते हैं। इस तरह से जो परिवार होता है, हम हर उम्र में, फिर चाहे हम छोटी उम्र में हैं, किशोरावस्था में हैं या वृद्धावस्था में हैं, अभी हमने बात की ना दादी की, तो किसी भी उम्र में हैं, विभिन्न अनुभवों और परिस्थितियों द्वारा अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण प्यार और देखभाल प्रदान करने का कार्य करता है। जब हम छोटे हैं तो मम्मी पापा हमें प्यार कर रहे हैं, हम टीनेज में हैं तो हमें हमारी देखभाल की जा रही है। इतना ही नहीं, जब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हम वृद्धावस्था में आ चुके हैं, अब उल्टा हो रहा है। अब परिवार के जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के सदस्य हैं, वो उन्हें प्यार कर रहे हैं। ये चक्र एक तरह से चलता ही रहता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें समाजीकरण, सोशलाइजेशन की। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार में, अपनी फैमिली में। यह दैनिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा युवा पीढ़ी को सामाजिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने की प्रक्रिया है। देखिए, हम जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ पर सीखते हैं? अपने परिवार में ही रहकर सीखते हैं। हम देख सकते हैं कि जो परिवार है उसकी स्थिति विशिष्ट होती है, और समाजीकरण प्रक्रियाओं द्वारा परंपराओं को जारी रखने और बदलाव के बीच की कड़ी का कार्य करता है परिवार। आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में हमें बचपन से ही कुछ परंपराएं सिखाई जाती हैं, रीति रिवाज बताए जाते हैं। वो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज, कुछ नियम हमारे परिवार के ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव लाने की भी आवश्यकता होती है, और वो समय के साथ साथ बदलते भी हैं। तो उन परंपराओं को जारी रखना और उनका बदलाव, उनके बीच की जो कड़ी होती है, उनके बीच का जो जॉइंट होता है, उसका कार्य कौन करता है? हमारा परिवार, यानी कि हमारी फैमिली। परिवार में हम की भावना अभिव्यक्तियों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायता देती है। देखिए, हम की भावना, हम कहते हैं ना हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता, हमारे मम्मी पापा तो ऐसा कहते हैं, या हमारे परिवार में ऐसा ही होता है। तो ये क्या है? ये हम की भावना है। आपने बहुत बार अपने माता या पिता को, अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। हम, यहाँ पे किसकी भावना आ रही है? अब हम की, हम से यहाँ आशय है हमारे पूरे परिवार से। और बहुत बार ऐसा होता है, आपके दादा दादी या माता पिता या भाई बहन बड़े हैं, वो आपको कहते हैं कि देखो तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली में तो सबको बहुत पढ़ना पड़ता है, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, सब उच्च अधिकारी हैं, तुम्हें भी बड़ा होके अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो इसलिए तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हम की भावना है, ये हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। जो मूल्य परिवार बच्चों को देते हैं, वो अक्सर रूपांतरित होते जाते हैं, और उन्हें समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के सामान्य सामाजिक परिदृश्य से लेकर अपनाया जाता है। देखिए, बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो ज्यों की त्यों चलती रहती हैं, और बहुत सारियों में बदलाव भी हो जाता है। हालांकि बहुत सारी प्रथाएं बहुत फैमिलीज़ के बीच में सामान्य भी होती हैं। आपने देखा होगा कई ट्रेडिशन, कई रीति रिवाज, कई प्रथाएं ऐसी होती हैं जो आपके परिवार में भी हैं, आपकी सहेली के
के, आपके सहपाठी के, आपके मित्रों के, उनके परिवार में भी हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार इन्हें अपने विशेष तरीके से अपनाता है। लेकिन हर परिवार को अपनाने का तरीका अलग अलग होता है। हम बात करें फेस्टिवल की, जैसे दिवाली की, तो आपके सहेली ने आपको बताया दीपावली तो हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, आपके एक और मित्र ने आपको बताया कि हमारे यहाँ भी दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हो सकता है सबके घर में दीपावली पर अलग अलग पकवान बनते हो, किसी के घर में रंगोली बनती है, किसी के घर में कुछ है, तो अलग अलग परिवार का अलग अलग प्रथाएं अपनाने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद हम अगले नंबर पे बात करें, जो परिवार के सदस्य हैं उनको एक दर्जा प्रदान करना और उनकी भूमिका यानी कि उनका रोल। देखिए, आपने कभी भी एक रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा कि विद्यालय में चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, आपका जो स्कूल है वहाँ पर इस बात से टीचर को, प्रिंसिपल को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हो या आप लड़का हो, यू आर अ गर्ल और अ बॉय। आपको पढ़ाते वक्त भेदभाव नहीं किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट माना जाता है स्कूल में, है ना। ऐसा होता है ना, आपका वहाँ जो दर्जा होता है वो किसका होता है, एक विद्यार्थी का। लेकिन अगर आपके घर की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप केवल स्टूडेंट हो, वहाँ पर आपका दर्जा अलग होता है और हर परिवार में लड़की और लड़के को लेकर कुछ भिन्नताएं होती है, ये परिवार पे डिपेंड करता है। और एक जो किशोर होता है वो लड़का हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, देवर हो सकता है, साला हो सकता है, अलग अलग भूमिका एक लड़का निभाता है। वहीं एक लड़की होती है वो भी अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। लेकिन आपका जो स्कूल है वहाँ पर आपका एक ही रोल होता है, क्या, एक स्टूडेंट का। तो प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि सामाजिक रूप से परिभाषित होती हैं। देखिए, हम जो रोल अदा करते हैं, हम जो भूमिका अपने परिवार में निभाते हैं, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, एक अलग विशेषता होती है। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, एक लड़की है वो आगे चलकर एक बहू का रोल अदा करती है, एक बहू की भूमिका निभाती है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक लड़का है जो बड़ा होकर दादा भी बना, ससुर भी बना, देवर बना या साला बना या बड़ा भाई बना या एक पति बना, तो उसकी परिवार में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, समाज में कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग विशेषताएं हमें कौन प्रदान करता है, हमारा परिवार यानी कि फैमिली। ये व्यवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाती हैं और भविष्य की सूचक होती हैं। देखिए, ये जो फैमिली में व्यवस्थाएं हैं ये शुरू से चली आ रही हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसमें एक स्थिरता आती है। यानी हमें पता होता है कि इस भूमिका में मेरी क्या जिम्मेदारी है, और इससे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना भी आसान हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें पहले से ही पता होता है, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है शुरू से ही कि ये जिम्मेदारियां मुझे निभानी हैं, तो किसी झगड़े का, किसी गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद अगले नंबर पे है आर्थिक कार्य, है ना, इकोनॉमिक फंक्शन। उसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, पूरा का पूरा जो विश्व है, हम सिर्फ राजस्थान की या इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, जो माता पिता हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो फैमिली में हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक कार्य करते हैं, यानी कि जीविका उपार्जन में व्यस्त रहते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो धन कमा सके और परिवार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर परिवार में लगभग ये काम किसका होता है, पेरेंट्स का, यानी माता पिता का। और परिवार अपने बच्चों को, अन्य वयस्कों को, वृद्ध व्यक्तियों को और विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं जो अस्थायी रूप से अनुत्पादक हो सकते हैं। बच्चों, इस लाइन को अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, इस उम्र में वो कमा नहीं सकते, तो उनके लिए कमाने का काम कौन करता है, परिवार या माता पिता। उसके बाद जो अन्य वयस्क होते हैं, ऐसे जो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई है या स्वास्थ्य खराब होने के कारण अब वो काम पर नहीं जा सकते, धन उपार्जन नहीं कर सकते, बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं ऐसे वयस्कों के जो कमा नहीं सकते, तो उनके लिए ये व्यवस्था कौन करता है, परिवार के बाकी सदस्य है।
ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अब रिटायर हो चुके हैं या अब उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, अब वो इस अवस्था में काम नहीं कर सकते, उनके लिए भी आर्थिक कार्य, धन उपार्जन का कार्य कौन करता है? परिवार के बाकी सदस्य। और ऐसे विकलांग बच्चे जो अपनी जीविका खुद नहीं चला सकते, अनुत्पादक हैं, उनके लिए भी परिवार ही कार्य करता है। परिवार और समुदाय से प्राप्त आपके अपने अनुभव इस विषय की पुष्टि कर सकते हैं। आपके परिवार में भी कई परिवारों में ऐसे सदस्य होंगे, नहीं तो आपने समाज में बहुत सारे परिवार ऐसे देखे होंगे जहाँ पर ऐसे सदस्य हैं। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है मेरी इस बात की पुष्टि कर सकता है। परिवार ही समाज की प्राथमिक इकाई है, इसकी बात हम पहले भी बार बार कर चुके हैं। तो समुदाय और समाज के साथ संबंध बनाए रखना भी इसके क्षेत्र में है। देखिए, हम सोचें कि परिवार के जो सदस्य हैं आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, प्रेम से, प्यार से, लेकिन समाज में किसी और परिवार से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बातचीत नहीं है, आना जाना नहीं है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समुदाय और समाज से संबंध बनाना भी हमारे परिवार का ही कार्य है, वो भी इसी का एक हिस्सा है। इस प्रकार जो परिवार होता है अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, समुदायों से और देश के साथ संबंध बनाए रखने के लिए भी संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। संसाधन कौन कौन से होते हैं? हमने हमारा 4th चैप्टर किया था रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हमने बात की थी ना संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जितने भी संसाधन हैं वो केवल हम अपने ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर नहीं खर्च कर सकते। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपने देखा होगा, दिवाली है या कोई ओकेज़न है तो हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कोई हमारा बर्थडे है अपने मित्रों को घर पे बुलाते हैं, है ना। हमारी समुदाय के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है, देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है, तो उनके लिए भी हमें संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो हमारा समय है, हमारा धन है या हमारी ऊर्जा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स में हम योगदान देते हैं। जैसे अगर हम किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ की जो पंचायत है या कोई कल्याणकारी संघ है, हम किसी रिश्तेदार की या किसी दोस्त की या किसी और परिचित के विवाह में या उनके रिश्तेदारों के विवाह में जा रहे हैं तो वहाँ हम कोई ना कोई उपहार लेकर जाते हैं या धन स्वरूप हम कुछ भेंट देते हैं। किसी का जन्मदिन है, वहाँ पर भी हम उपहार लेकर जाते हैं और भी हम सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और ये सभी बड़े समाज में परिवार की सक्रिय भागीदारी के उदाहरण होते हैं। यानी हम एक्टिव है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इनएक्टिव नहीं है, पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है, सक्रिय है। आपने देखा होगा कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनको तो समाज से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, इनकी समाज में कोई भागीदारी नहीं है। तो देखिए, जब वक्त पड़ता है तो समाज भी उनके काम नहीं आता है। इसलिए समाज के साथ संबंध बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अगले कार्य की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक सहायता को पूरा करना, या हम कहें जो मनोवैज्ञानिक सहारा होता है उसकी आवश्यकता को पूरा करना। देखिए, हम चाहे कितने भी स्ट्रांग हैं, अपनी लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। किसकी? मनोवैज्ञानिक सहारे की। इसके बिना हम अधूरे हैं और फैमिली के अलावा हमें जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है। देखिए, प्रतिदिन परिवार के जो सदस्य हैं घर से बाहर जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। जैसे हम बात करें कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनमें से जो कमाते हैं वो अपने अपने वर्किंग प्लेसेस पे जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी हम स्कूल से या अपने कार्यस्थल से, अपने वर्किंग प्लेस से लौट कर अपने घर पर जाते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद, एक अलग ही सुकून की अनुभूति मिलती है, हमें एक आराम मिलता है। आपने देखा होगा कई बार हम किसी काम से बाहर जाते हैं, वहाँ केवल हम 2 घंटे या 3 घंटे बैठकर ही आ जाते हैं, उसमें भी बहुत थकान महसूस होती है। और वही घंटे अगर हम घर पे भी काम करने में बिताते हैं परिवार के सदस्यों के साथ तो हमें मानसिक थकान महसूस नहीं होती है। ये किसके कारण होता है? हमारे परिवार के कारण। ये हमारा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, ये प्यार और
त्याग और सहयोग के कारण होता है। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ देखिए हमें रोटी चाहिए, आपको भी पता है, खाना चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, रहने के लिए छत चाहिए, तो ये तो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं। लेकिन इनके साथ साथ व्यक्ति को अंतरंग मानवीय सहानुभूति, स्वीकार्यता और प्यार की आवश्यकता होती है। आपको लगता है कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी घटना नहीं होती है ना, या ऐसा कुछ भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो आपको प्यार की, सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आपको परिवार की आवश्यकता होती है। इस समय आपको परिवार के बिना बहुत अधूरा लगता है अगर आपके पास कोई दुख है या कोई सुख है तो। यह सुरक्षा की भावना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती है। देखिए ये एक तरह से हमें सिक्योरिटी की फीलिंग होती है परिवार में रहकर, सुख और दुख के समय जब परिवार हमारे साथ देता है। यही हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। देखिए कोई बच्चा है, हम बात करते हैं ना कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए केवल खाना पीना ही ज़रूरी नहीं है, परिवार का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चे के सर्वांगीण विकास में। घर में सकारात्मक माहौल का अभाव किसी भी उम्र में तनाव और परेशानी का कारण बन सकता है। आपने देखा होगा ऐसे परिवार जिनमें नेगेटिविटी है, जहाँ पर वातावरण अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, तनाव होता है, तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। बच्चे पर, वयस्क पर, बुजुर्ग पर, बड़ों पर, किशोरावस्था पर, हर अवस्था पर उसका फर्क पड़ता है और हम तनाव और परेशानी के शिकार हो जाते हैं। और ये तनाव और परेशानी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, फिर चाहे वो हमारा कार्यस्थल हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी सफलता हो, हमारा आराम हो या नींद, कोई भी पहलू हो, ये जो तनाव है, परेशानी है, हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करती हैं और हमारे विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। इस प्रकार अपने सभी सदस्यों के लिए सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहयोगात्मक भूमिका बनाए रखना परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देखिए अगर पेरेंट्स की आपके लिए जिम्मेदारी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहे। उसके बाद हम बात करें तो परिवार में जो सदस्य होते हैं, एक दूसरे की हमेशा देखभाल करने वाले होने चाहिए। देखिए ये वाइस वर्सा होता है, ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि आपके माता पिता आपकी देखभाल कर रहे हैं, बस हो गया। बदले में आपको भी आपके माता पिता की देखभाल करनी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे हैं या बड़े। अगर आपके बड़े भाई बहन आपसे अच्छे संबंध बनाकर रख रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपको सहयोग दे रहे हैं, तो जब आपकी बारी आती है आपको भी उन्हें प्यार, सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। यह भावी विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है। अधिकांश समाज प्रेम पूर्ण संबंधों के लिए परिवार पर निर्भर करते हैं। जितने भी समाज होते हैं, अगर हमें अच्छे रिलेशन चाहिए तो हम किस पे डिपेंड रहते हैं? हमारी फैमिली पर। यहाँ यह दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि जो बेसहारा बच्चे होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि जो बच्चे किसी कारणवश अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या माता या पिता की मृत्यु हो गई है, किसी भी कारण से जो बेसहारा बच्चे होते हैं, जिन्हें अपने स्वयं के परिवार से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहारा नहीं मिलता, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं आसपास कि जो अपने माता पिता से अलग हो गए हैं या जिनको अपने परिवार में प्यार नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं? अपने साथियों से या उसी परिस्थिति के वयस्कों से ऐसा सहारा चाहते हैं, ऐसा प्यार चाहते हैं। बहुत से परित्यक्त यानी जिन्हें छोड़ दिया जाता है या अनाथ बच्चे राज्य या विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए बाल गृहों में रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है अनाथ बच्चों को
किसी भी संस्था में पालन पोषण प्रदान करना, इनके लिए बाल गृह बने होते हैं या इन्हें कोई गोद ले लेता है, तो उन सभी को देखभाल और शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अन्य कार्य। देखिए, ये जिन कार्यों की हमने बात की थी उसके अलावा कौन कौन से कार्य हैं जो एक परिवार करता है, जैसे मनोरंजक, धार्मिक, सामाजिक कार्य जो समाज की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। मनोरंजक कार्यों की बात करें तो फैमिली में जितना हमारा मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, शायद कहीं भी नहीं होता। खाना खाते वक्त हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, है ना। ये सारी बातें कहाँ पर होती है? हमारे परिवार में। बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं, हम सीखते हैं अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से। और सामाजिक कार्य, तो ये जो कार्य होते हैं ये समाज की कंटिन्यूटी को, निरंतरता को बनाए रखते हैं। परिवार सामान्यतः सामाजिक उत्सव जैसे किसी का बर्थडे है यानी जन्म दिवस, किसी तरह की पूजा है, समारोह है, अन्य कार्यकलाप के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार बर्थडे पार्टीज़ में आपको इनवाइट किया जाता है, या आपके घर पे बर्थडे है तो आप किसी और को इनवाइट कर रहे हैं, किसी ने पूजा रखी है आप वहाँ पे गए, कोई और फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, किसी के घर का प्रवेश है, गृह प्रवेश, किसी का नया घर बना है ना, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ। तो अनेक अलग अलग ऐसे उत्सव आते हैं, ऐसे त्यौहार आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण क्या है कार्य परिवार का? अपने बच्चों को सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए तैयार करना। देखिए, यानी बच्चों को ये सिखाना कि समाज के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको पहले से ही उनके लिए तैयार रहना है। तो परिवार ही नागरिक मूल्यों की पाठशाला होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है, स्कूल जाने से पहले वो कौन होता है, क्या होता है? हमारा परिवार, है ना, यानी कि फैमिली। क्या आप अपनी संपत्ति या वस्तु पर स्वामित्व संबंधी अपने पहले पाठ का स्मरण कर सकते हैं? ये लाइन थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्वामित्व यानी अधिकार। पहले पाठ यानी जो आपने सबसे पहले सीखा अपने परिवार में। क्या सीखा आपने? आप गलती से स्कूल से अपने किसी सहपाठी की, अपने किसी फ्रेंड की कोई पेंसिल, रबर, कॉपी, कुछ भी आप गलती से ले आए या आपके बैग में आ गई, या हो सकता है कई बार आप जानबूझकर भी ले जाए। तो जैसे ही परिवार के किसी सदस्य को, चाहे आपके वो पेरेंट्स में कोई भी हो, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, पता चलता है तो आपको तुरंत कहा जाता है कि आप कल जाकर इसे लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी वस्तु नहीं है। उस वक्त आप ये पहला पाठ सीख जाते हैं कि आपकी संपत्ति और आपकी वस्तु पर आपका स्वामित्व होता है, आपका अधिकार होता है, दूसरे की वस्तु पर नहीं। यहाँ आप एक पाठ और भी सीखते हैं कि अगर आप जानबूझकर लाए हैं तो एक तरह की चोरी है और आपको चोरी नहीं करना है। तो अनेक तरह के मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, वो आप कहाँ पर सीखते हैं? परिवार में। इसी प्रकार यदि आप अपने बचपन के अनुभवों को याद करें तो आप कुछ ऐसी घटनाओं को याद करें जब आपके परिवार द्वारा आदान प्रदान करने, प्रेम, सहयोग, सहन करने, त्याग, आज्ञा पालन करने का सुअवसर प्रदान करती है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि दादाजी ने आपको, पापा को कुछ कहा और तुरंत उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। उस वक्त आप ये सीखेंगे कि पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। या आपने ये देखा कि कई बार आपकी माता ने आपके लिए किसी वस्तु का त्याग किया है ना, वहाँ आप सेक्रीफाइस की फीलिंग को सीखते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं जो आप अपने परिवार में रहकर सीखते हैं। ये गुण व्यक्ति को स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित होने में समर्थ करते हैं। तो ये जितने भी गुण होते हैं, इनसे हम एक समाज के स्वस्थ नागरिक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। हम अगर एक फैमिली में रहते हैं, यानी कि परिवार में अगर अच्छा माहौल है तो ये थे परिवार के कार्य। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की, विकासात्मक कार्यों की और बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।